डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके आंसर की मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिए। जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। और इसके आसपास की चीजों को अच्छे से तैयारी कर लेना आप, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने बोला कि कौन सा सूचकांक है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं, तो पहले वाले का डी है। अब इसमें दूसरे में देखो, यहाँ पर इसने इंडेक्स नंबर के बारे में पूछा था, फिर इसने बोला इंडेक्स नंबर की कौन सी बात इसमें सही है। तो इससे बोले इंडेक्स नंबर जो है वो मेजर करता है एब्सोल्यूट चेंज को इन वैल्यू वेरिएबल ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड बीतने के साथ साथ उसको कंपेयर किया जाता है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर को हमेशा 100 लेते हैं, नहीं किसी भी टाइम को ले सकते हैं, किसी को बेस ईयर मतलब बेस मान सकते हैं, ठीक है। 100 को नहीं लिया जाता, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। फिर ये कह रहा है कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का क्या कारण है, मतलब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। कुछ और आएगा तो इसके आंसर बता दोगे। फिर ऐसा क्वेश्चन आप में भी आएगा जो इवनिंग वाले हैं, जैसे यहाँ पे टाइम का बोला है, तो टाइम का कौन सा होता है, कालिक मतलब क्रोनोलॉजिकल। और अगर यहाँ पर क्षेत्र बोलता पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली, तो ये हो जाता स्पेशल, ठीक है, स्थानिक हो जाता। और अगर आपसे जो है क्वांटिटी बोलता है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, इस तरीके से, वो आपको चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर हम टेक्स्ट में लिख रहे हैं, सेंटेंस में लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो वो टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये पूछा था, ये आंसर मैंने ये लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। और आपसे कुछ और पूछेगा, ग्राफिकल वगैरह जो भी होता है। फिर इसने बोला कि इसमें से कौन सी ट्रू है। तो देखो अर्थमेटिक मीन कह रहा है सम ऑफ डिवीजन ऑफ टेकन फ्रॉम द मीन इज 1। देखो अगर हम सम ऑफ डिवीजन लेते हैं ना, तो उसका आंसर 0 आता है, यहाँ 1 लिखा है, फॉल्स है। मोड इंस्पेक्शन मेथड होता है, ये भी ट्रू है। वेटेड मीन कह रहा है इक्वल इंपोर्टेंस देता है, नहीं, जिसकी ज्यादा वैल्यू तो उसको ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है, इसलिए तो उसे वेटेड मेथड बोलते हैं या मीन बोलते हैं। और ये स्कैटर डायग्राम, तो डायग्राम बनाया जाता है ऐसे करके, जो डॉट 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 होता है। ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, गलत लिखा है, तो बी आंसर आ गया। फिर ये छठा है, ये कह रहा है मोड को हम हिस्टोग्राम से बनाते हैं। याद रखो, मोड को हिस्टोग्राम से बनाते हैं, मीडियन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं, और मीन के लिए कोई ग्राफ नहीं बनाया जाता, ठीक है। ये कह रहा है हिस्टोग्राम में विड्थ जो होती है वो डिफरेंट होती है, हाइट सेम होती है। ऐसा कैसे हो सकता है, कभी आपने ऐसा हिस्टोग्राम देखा है, ऐसा हो, ये ऐसा हो, ऐसा होता कभी नहीं होता ना, नहीं होता ना। तो ये गलत बोल रहा है, तो ए सही है, बी गलत है, तो ये इसका ए आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है कि कौन सा बहुलक का गुण है मोड का। तो देखो गुण क्वालिटी पूछ रहा है ना, उसकी कमियां थोड़ी पूछ रहा है। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, ये कह रहा है कि बहुत टफ होता है मोड को निकालना ग्रुपिंग मेथड से, तो ये नहीं लिखेंगे, इसका आंसर सी है, दोनों ठीक, ठीक है। अगला देखो, फिर ये कह रहा है कि मीडियन को किससे दिखाया जाता है, माध्यिका को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर ये कह रहा है कि दो चरों वाले एक्स और वाई के मध्य काल प्रसन्न के सहसंबंध का गुणांक का मूल्य -1 होता है, नहीं, हर पर माइनस का 1 थोड़ी हो सकता है, आपने काल प्रसन्न का पढ़ा होगा, तो ये तो फॉल्स है। ये कह रहा है कि जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बोल कह रहा है, ये सुन लो, ये कह रहा है अगर दो जनों के बीच की वैल्यू -1 है, तो इसका रीजन तभी होगा जब वो अपोजिट होंगे, बिल्कुल सही। अब सही है, ट्रू है, तो ये रीजन भी ठीक है और असेसन भी ठीक है, मतलब ये ऐसे बनेगा डायग्राम, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसे होता ना तो नेगेटिव होता है, और ऐसे होता है तो परफेक्टली जो है 1 का होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 9th है। 9th में बोला कि कौन सा वैलिड नहीं है, प्राइमरी डाटा होता है जो एक एक के बाद जाकर इकट्ठा करते हैं, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला टाइम सेव होता है, तो गलत हो गया, ठीक है, इसका आंसर सी आ गया, ठीक है। प्राइमरी आपसे पूछ लेगा सेकेंडरी के बारे में, सेकेंडरी जो पहले से डाटा इकट्ठा होता है उसको करना। तो सेकेंडरी में आप पढ़ लेना कौन से पब्लिश होते हैं, कौन से अनपब्लिश होते हैं, तो थोड़ा सा उसके आसपास की चीजें करना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक वेटेड मीन कब यूज होगा, क्योंकि देखो ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस देता है, मतलब जो ज्यादा वैल्यूबल है उसको ज्यादा वेट मिलेगा, जो कम है उसको कम मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, गा। फिर ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है कैन बी, वो केवल एक्सपर्ट के द्वारा यूज की जाती है, एक कमी को बताओ। अब ये थ्योरी वाला है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख लो, मैं आपको इतना बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिमिटेशन बोला है तो आप बेनिफिट कर लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे सिंपल मेथड बोला है तो आप जो एग्रीगेट मेथड होता है, ठीक है, सॉरी ये तो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग का पूछा है, तो यहाँ पर आप सेंसस का कर लेना, सेंसस वाला, ठीक है, जिसे जनगणना विधि कहते हैं। यहाँ मीन का बोला तो मीडियन और मोड कर लेना, उसके फायदे नुकसान दोनों कर लेना। हो सकता है मीन का ही आपसे पूछ ले, लिमिटेशन कमियां पूछ ले। पाई डायग्राम ऐसे होता है, पहले इसको परसेंट में बदलना, फिर उसके बाद इसको डिग्री में बदलना, ठीक है, जो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पाई आया है तो आप में भी पाई आने की ज्यादा चांस है,
देखो ये केवल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो दृष्टि बाधित है। और यहाँ पर इसने बोला है कि आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन कर देंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ खाली। ठीक है, फिर यहाँ पर ओजाई जो है उसके बारे में पूछ रहा है, थ्योरी है, ऑप्शन में होगा ये, इसके ऑप्शन में है। तो आप मीन मेरे मोड अच्छे से कर लो। और यहाँ पर इसने बोला है कि आपको स्पीयरमैन का रैंक कोलेशन करना है। तो यहाँ स्पीयरमैन का है, आप एक बार कार्ल पियर्सन का कर लेना, क्योंकि दोनों में से किसका मतलब पक्का आएगा ही आएगा, वो भी 6 नंबर में। जैसे अगर मैं पुराने पेपर की बात करूं तो जब भी स्पीयरमैन का आया तो बाद वाले में भी स्पीयरमैन का ही दिया। ठीक है, तो यह इंडेक्स नंबर की थ्योरी वगैरह है। ये लास्ट ईयर का बोला, आप पाशी का कर लो और फिशर का कर लो। जो फॉर्मूला ये याद रखना, यहाँ प्राइस और क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए। अगर यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है तो प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल लेना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, क्योंकि मैं इतने सालों से पेपर देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि जैसे मॉर्निंग में तो सिंपल दे दिया, इवनिंग में क्या कर देते हैं, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं ताकि बच्चा अपने आप क्यों निकाले। क्योंकि देखो पी इंटू क्यू बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब मैं जो बता रहा हूँ बच्चे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे या जो उनके बुक होगी इसमें देखेंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे। अभी आपकी सेकंड बुक है या फर्स्ट बुक जो भी आप कह सकते हो, तो इसमें मतलब फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने में बढ़ती घटती नहीं है। तो ये आप में बोल देगा वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाते हैं घटने से घट जाते हैं, तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसके उल्टा सीधा चीजें क्या करो तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि परफेक्टली कंपटीशन की क्या खास बात होती है, उसमें एंट्री और एग्जिट बिल्कुल फ्री है। इसका मतलब ये है कि आपको परफेक्टली कंपटीशन मार्केट की फीचर याद कर लेनी है, इसमें कुछ और बना के दे सकता है, क्योंकि आधा चैप्टर तो डिलीट हो चुका है। परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट है तो ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी मार्केट होती है जिसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, जो MR AR होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट होती है। इसमें प्राइस वही रहता है, क्वांटिटी जितनी मर्जी ले सकते हो बेच सकते हो। ठीक है, ये प्राइस टेकर होती है। क्या होती है, परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट प्राइस टेकर होती है, जो इंडस्ट्री तय करती है वही प्राइस इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, हिंदी में देख लेना। अब ये बोल रहा है कि अगर टीपी में गिरावट आएगी तो एमपी पे क्या फर्क, अगर टीपी गिरेगा तो एमपी माइनस का होगा, टीपी बढ़ेगा तो एमपी घट रहा होगा, टीपी अधिकतम होगा तो एमपी 0 होगा। ये याद रखना, ये रिलेशनशिप को क्वेश्चन में बना के दे देते हैं। ठीक है, याद रखना जो मैंने बोला है। टीपी मतलब होता है कुल उत्पाद और सीमांत पद को एमपी बोलते हैं। तो अगर टीपी गिरेगा तो एमपी माइनस का हो जाएगा, टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी 0 होगा, टीपी घटेगा तो एमपी माइनस का होगा, टीपी बढ़ेगा तो एमपी घट रहा होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा ही, लेकिन पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। फिर ये कह रहा है सीमांत से लागत के अवस्था में परिणाम वक्र सीधी रेखा होगा तो वो स्थिर हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब ऐसे ग्राफ बन गया। पीपीसी करो ऐसे ना बन के ऐसे बन गया तो मतलब कांस्टेंट है वो। और 2 प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं, नॉर्मेटिव जिसमें फैक्ट होते हैं और पॉजिटिव जिसमें एक तरह से एडवाइस दी जाती है। तो पॉजिटिव की बात कर रहा है यहाँ पे, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, या हिंदी में आप यहाँ से ना पढ़ लेना जरा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है तो कीमत कब बढ़ेगी, प्राइस तब बढ़ेगा जब सामने वाली वस्तु का जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि सामने वाली वस्तु का प्राइस होगा ज्यादा तो हम कम बेचेंगे। ठीक है, ताकि जो है प्राइस ज्यादा मिले, ये मैंने अच्छे से बताया था ये। तो यहाँ पर तीनों में क्या होगा, प्राइस घटेगा, इसमें प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, फिर ये टोटल रिवेन्यू ये कह रहा है अपवर्ड में कब जाएगा, जब मार्जिन रिवेन्यू बढ़ रहा होगा। मैंने कहा था ना जब ऊपर जाएगा। ठीक है, ये टोटल रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू की बात कर रहा है। ठीक है, वो टीपीएमपी था वो अलग था, ये टीआर और एमआर है, तो इसका डायग्राम अलग होता है। आप तीनों याद कर लो, एक टीआर, एमआर, टीसी, एमसी और टीपी और एमपी, तो तीनों में से पक्का आ जाता है। ठीक है, और एसी और एमसी वाला भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोलेशन, यहाँ पे ये देखो, ये संकुचन जो होता है ना, कॉन्ट्रेक्शन, ये प्राइस की वजह से होता है। तो ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। अगर प्राइस कम होगा तो एक्सटेंशन होगा ना, बढ़ेगा, तो ये गलत लिखा है और नीचे वाली बात सही लिखी है, तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, थोड़ा आप आराम से पढ़ लेना थे। और फिर ये कह रहा है कच्चे माल की कीमत में अगर वृद्धि होगी, देखो अगर सप्लायर को कच्चा माल महंगा मिलेगा तो जो है ना सप्लाई वो कम कर देगा, क्योंकि महंगा पड़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट विल टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज वर्ड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये अदर कारक होते हैं ना, जो विस्तार होता है ना, विस्तार वर्ड वो कीमत की वजह से होता है और अन्य कारणों की वजह से बढ़ना और घटना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है, इसमें ए आर बराबर एम आर होगा, तो इसका आंसर जो है वो आप इसे पढ़ लेना, ये सी होगा। ठीक है,
यहाँ पर बोला परफेक्टली जो कंपटीशन मार्केट होती है, और ईच एडिशन यूनिट, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। और ये अलग बोल रहा है कि एवरेज वैल्यू हमेशा, देखो परफेक्ट मार्केट में AR बराबर MR होता है। थोड़ा ना टाइम कम है तो इसलिए मुझे थोड़ा स्पीड से बताना पड़ रहा है। फिर ये बाजार संतुलन में के लिए क्या सही है, देखो बाजार संतुलन तब होगा जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये डियर, आपको PVC कर्व बनाना है, फिर आपको बताना है कि कॉन्स्टेंट है कैसा है। फिर न्यूमेरिकल है, अब इसको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा ये, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से यूज करना है। फिर ये इक्विलिब्रियम है। बाकी देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, आप लो ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन कर लेना। परिवर्ती अनुपातों का नियम, ठीक है, जो ऐसा डायग्राम है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है, जिसमें ऐसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज वाला डायग्राम है, तो वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ये कर लेना, प्राइस जो डिमांड है ना, इलास्टिसिटी डिमांड, और जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है, उसको कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। मांग की कीमत लोच और पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और सप्लाई कब कब बढ़ती है, सप्लाई कब कब घटती है, वो आप कर लेना। फिर एक पैसेज आएगी, ठीक है, पैसेज के बाद आप इसके आंसर देंगे, ठीक है। और इतना ही था इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।